आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। सब लोग साथ में गाएंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से भारत माता की। एक बार मुझे लगता है और भारत माता की बोलना पड़ेगा। भारत माता की। अब मुझे लगा कि सीकर उठ गया है। मुझे मालूम था अगली बार जो है, अब मुझे पूरी तरह, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिस्तर से उठ के अब खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सीकर। सीकर में ये बात सच है कि कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोगों से हमेशा, जहां पे मैं शो करता हूं पिछले 9 सालों से, वहां पे मुलाकात होती है और तमाम सारी दावतें मुझे मिलती रही। सीकर आइएगा, सीकर जरूर आइए। आप सीकर नहीं आते, जोधपुर और उदयपुर घूम के चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, इस बार सीकर जरूर आना होगा। और आज मैं दिन में पूरे बाजार में घूम भी रहा था सीकर के, और मैंने रिकॉर्ड भी किया है सीकर को। निश्चित तौर से सीकर में आना हुआ और शो भी कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि दोबारा फिर से बहुत जल्दी लौटूंगा और सीकर की बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज जहां पे मैं मौजूद हूं, तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दिल से मैं सीकर को साधुवाद, धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं, क्या बात है, कुछ थोड़ा सुकड़े सुकड़े खड़े हैं, क्या बात है, आराम से तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? ये देखिए साहब, मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कभी क्या ऐसा ना हो डर की बात हो, कोई डर की बात। हाँ जी बाबूजी, कुछ कह रहे हैं क्या? या बालाजी के दरबार में क्या डर है? कोई ऐसी बात नहीं है, खुल के खड़े होइए, चौड़े से खड़े होइए। मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूं, इसलिए बार बार ये बात कहता हूं कि बड़े प्रेम से खड़े होइए और निश्चित होकर और निश्चिंत होकर बोलिए। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, बहुत ज्यादा देर नहीं। जो मेहमान यहां पे मौजूद हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं और बार बार बोलता हूं कि मेरे जो अंदर लोग खड़े हैं वो सिर्फ हाथी के दांत हैं, बाहर वाले जो हैं असली दांत हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि आगे क्या होना है, कैसे। और ये बात मुझे पता चली कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप के, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मैं बिल्कुल नहीं भूला, मैं उनको बिल्कुल लूंगा। और ये भी हो सकता है कि आप अंदर भी आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ना है तो फिर क्या, निर्दलीय भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बागी भी हैं, इसको पता चला। और सीकर का बड़ी चर्चा है राजस्थान के चुनाव में। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं और जो पहला सवाल है वो मैं रख देता हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, क्या हो गया, अरे सब ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3 दिसंबर को यहां हैं जो अपने को जादूगर कहते हैं। समझ तो गए होंगे आप सारे लोग, कौन है जादूगर?
जोर से बोलो भाई। अशोक गहलोत जी, जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जो अपने को जादूगर कहते हैं वो गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। पहले हाँ जी, हाँ हाँ जी, बस बस बस, मैं ये देख रहा था कि अंगड़ाई लेके बाहर आ जाओ तो जरा थोड़ा शो में जान आए। तो ये सवाल है कि 3 दिसंबर को, यहीं से शुरू करता हूं, 3 दिसंबर को गायब हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे जो यहां अपने को जादूगर कहते हैं। बातचीत शुरू करूं उससे पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। भंवरलाल वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवरलाल जी। सब आराम से तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। गोविंद पटेल जी कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इसी का जवाब के लिए आपके पास आऊंगा। और संजय पिलानिया जी, तेजा सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन पिलानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तेजा सेना से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल का जवाब सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से। 3 दिसंबर को जो अपने को जादूगर कहते हैं, छू मंतर। हाँ जी, जी। सबसे पहले तो सीकर शेखावाटी में आपका स्वागत है। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो खुद छू मंतर हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं और जो gरीबों के लिए जो योजनाएं चालू की है, उनके बलबूते पे हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पहले बीजेपी का जवाब, उसके बाद डिबेट ओपन है। तमाम सारी जनता हाथ उठाइए, मैं आता जाऊंगा। जी, जादूगर छू मंतर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। 150 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, 150 पूर्ण बहुमत के साथ, और जादूगर छू मंतर 150। बीजेपी के प्रवक्ता जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पार्टी का फेंको कमेंट, 150 क्या 50 भी नहीं आएंगे। बोले 150 क्या 50 भी नहीं आएंगे। जी, मैं आ गया जी, आगे आ गया जी। बाबूजी क्या नाम है? सोमदत्त शर्मा। सोमदत्त शर्मा जी, क्या काम करते हैं आप? मैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट में जी, एक्साइज डिपार्टमेंट में जी। वाह, क्या बात है। कैसे आना हुआ? बस कंपनी काम से। अच्छा, आगे तो बोलिए साहब, क्या सवाल है आपका? जादूगर का एक नया जादू देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। जादूगर का एक नया जादू, और एक नया जादू, और वो क्या होगा साहब? वो छूमंतर नहीं, वो लोगों को छूमंतर कर देंगे। सरकार बनाएंगे, ये देखना। किस तरह सरकार बनाएंगे ये देखना। राजस्थान में बीजेपी साहब। राजस्थान में बीजेपी साहब। जी बाबूजी, खड़े होइए। जी जनाब, क्या नाम साहब? मेरा महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर में तो बीजेपी और ये कांग्रेस दोनों मुंह की हारेंगी खतरनाक तरीके से। यहाँ से ताराचंद दाहिल जीतेगा, जो इतना जमीनी नेता है। ये जितनी भी जनता है बहुत मजबूत कार्य करता है, जनता से इतना जुड़ा हुआ है। आप उसके बारे में 2-3 महीने की उठाइए। समझ गया, बहुत बहुत अच्छी। हाँ, मैं समझ गया। एक ने कहा कि कांग्रेस, एक ने कहा बीजेपी, एक ने कहा ये दोनों मुंह की खाएंगे, और उन्होंने कहा कि ताराचंद जी बता दिया आपने। भैया यहाँ पे तो राजस्थान में पता नहीं कौन सा जादू कहाँ चल रहा हो, तो मुझे पता ही नहीं चलता। सब जादू की बात हो रही। जादू पक्का चलेगा। हाँ, बिल्कुल जादू। ये किसको बता रहे हैं? पता नहीं, घर में बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जी बाबूजी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनके खुद के विधायक कहते हैं कि इनके विधायक इतने होंगे कि एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे, और ये कहते हैं कि सरकार रिपीट करेंगे। अभी चुनाव प्रचार में यह हालत है कि इनके जो वर्तमान के विधायक जिस गांव में जा रहे हैं, वहां के लोग इनको काले झंडे दिखा रहे हैं, इनको घुसने नहीं दे रहे। तो ये किस बात पर कह रहे हैं कि सरकार रिपीट करेंगे? ये किस आधार पर कह रहे हैं कि ये सरकार रिपीट करेंगे? जी भैया, क्या नाम है? अरे रुको यार,
सीधे एकदम पहला ही। अरे गाड़ी जो है एक गियर में उठाओ, फर्स्ट गियर में हैं? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? गाड़ी चला बगल में ही ड्राइवर खड़े हैं, बोले गाड़ी चलाता हूं। पहले गाड़ी में लगाओ, पहला गियर लगाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार अली है। इंतजार? पारिक जी जीत रहे हैं। अरे रुको मेरे मौला, क्या नाम है? इंतजार अली। इंतजार अली। क्या काम करते हैं आप? मैं विदेश में रहता हूँ। विदेश? विदेश में कहाँ रहते हैं? कुवैत। कुवैत। कुवैत में रहते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं बीच बीच में? बीच में चुनाव में आया हूँ ना अभी। अच्छा, चुनाव में आए हैं। अरे गजब है इंतजार अली। पारिक जी आ रहे हैं, 40,000 वोट से जीत रहे। 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। मैं जब आज शहर घूम रहा था तो मैं आ रहा हूं। मैं जब शहर आराम से मैं जब शहर घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि यहां पे अकलियत जो है मुस्लिम वोट वो 30-40 हजार के आसपास है। हाँ जी, 80,000 के आसपास मुस्लिम वोट है। तो खेला कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे भी खड़े हैं, वो समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। वो इशारा यहाँ के लिए, वो समझ जाएंगे। जी जनाब आली हुजूर, क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम मुश्ताक तंवर है जी। और आपने अभी कहा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि गहलोत साहब को हम छूम मंतर कर देंगे, तो पहले तो वो यही तय नहीं कर पाए कि वो राजस्थान में प्रकट किसे करेंगे। जब उनको यही उनके पास विजन नहीं है, वो क्या छूम मंतर करेंगे? अशोक गहलोत राजस्थान का गांधी है और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। अशोक गहलोत जी राजस्थान के गांधी हैं और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। अब ये तो हाँ जी जी आराम से मुझे मालूम है हरियाणा के बगल का ही है मामला। हरियाणा के बगल का है मामला, मुझे मालूम है। हरियाणा की कहावत और हरियाणा के लोगों की बातें पूरे देश में चलती। मैं आया हुजूर। जी भैया जी, नमस्ते साहब। क्या नाम साहब? प्रदीप कुमार सैनी। प्रदीप कुमार सैनी साहब क्या काम करते हैं? दुकानदारी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि मन के लड्डू फीके क्यों, 4 गुनी के कर दो। वो तो वक्त बताएगा कि गहलोत साहब की सरकार आती है या नहीं आती। मन के लड्डू फीके क्यों? फीके क्यों? 100 गुनी के करो। कह रहे मन के लड्डू फीके क्यों? तो ये बताओ कि आखिर किसकी सरकार आती है? जी बाबूजी बोलिए। खड़े हो ये बाबूजी। जी सर, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि सरकार ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम किया है। एक से एक बढ़ के योजनाएं दी हैं। और यहाँ की सबसे बढ़िया योजना जो चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसमें 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है। गरीब जाके एडमिट हो जाए और पूरा के पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रीटमेंट होता है। लोगों के ऑर्गन तक ट्रांसप्लांट हुए हैं। जी हाँ। अरे भाई देखिए, एक मिनट बात सुनिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र काजला। महेंद्र काजला साहब, नाराज ना हुआ करिए। अरे कोई योजना बता रहा है तो योजना सुन लीजिए, उसके बाद बताइए क्या है। सर ये जो योजना बता रहे हैं ना, ये दोनों पार्टियों की योजनाएं फर्जी, लास्ट साल के अंदर योजनाएं चालू करते हैं ये, और फिर नई सरकार अच्छा, जो पार्टियां फर्जी हैं ये। तो फिर असली कौन है? असली इस बार यहाँ पे सीकर में इनको दिखाएगा कि जिनकी सेवा खुद की होनी चाहिए, अपने पार्टी को सेवा करनी चाहिए। 75 साल से ऊपर ये दोनों पार्टियां उन पार्टियों नेताओं को चुनाव लड़ा रहे। घर में बेचारे बूढ़े आदमियों की सेवा होनी चाहिए, तो ये उनको चुनाव लड़ा। ये कैंडिडेट पर इनका वो था। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, थैंक यू सो मच जो आप आई और शो में शरीक हो रही। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी शर्मा। हाँ जी, मुन्नी देवी शर्मा। मुंडी देवी शर्मा जी, पहले आपका स्वागत करते हैं। और कुछ कहना भी है आपको? कहना तो क्या है, को जिताना है। हाँ जी, बीजेपी को जिताना है। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे काम ही नहीं होगा। आप नारे लगाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। बोले धीरे से बोली, मैंने कहा थोड़ा तेज बोलिए। कहने लगे कि कहना क्या है, मोदी जी को जिताना है। वो आगे, अरे चाचा सलाम वालेकुम। अरे कहां जा रहे थे? हाँ जी भाई, देखिए
लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर रहने दीजिए, मैं शो बंद कर देता हूं। जी कहां जा रहे थे? अरे आगे आओ मेरे पास। अरे थोड़ा 2 कदम चलो तो वहीं से। हाँ अच्छा शो देखने आगे, तुम्हारा शो चल रहा था तो मैं देखने आ ना 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 कोई कमेंट नहीं। हाँ जी टीवी पे रोजाना आपको देखते हैं और आप हमसे दूर भाग रहे हैं। ना मैं कैसे भाग सकता हूँ आपसे दूर? मैं भाग रहे हैं। अरे मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैं कहिए तो मैं कह देता हूँ फिर से, आई लव यू। मैं कैसे दूर भाग सकता हूँ? दूर भाग ही नहीं सकता। जो भाग रहे हूं वो भागे, मैं तो बिल्कुल आपसे बंधा हूं, आपसे इंच बंधा हूं, आई जा ही नहीं सकता। जी बोलिए। सर जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारे जादूगर का जादू चलेगा। हाँ। कहाँ चलेगा? 4 साल तक तो सचिन पायलट को ढूंढते रहे और अब जनता में आए हैं। और जनता में क्या, 4 महीने पहले योजनाएं 4 महीने पहले दी, शुरू की और बंद, सूखी और बंद। कोई भी योजना धरातल पे उतर नहीं पाई है और आगे भी नहीं उतरेगी, क्योंकि वो तो अभी इतनी बड़ी योजना गिनारे थे कांग्रेस के। हाँ जी मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। जी जनाब, वो कह रहे हैं योजनाएं शुरू हुई, उधर से किसी ने कहा कि साल भर पहले दोनों लोग योजनाएं की घोषणा करते हैं। जी मैं आ गया, आराम से जनता पर ही रहूंगा मैं। जी बिल्कुल योजनाएं धरातल पर है और आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है। आम जनता को इसका लाभ मिल रहा। बीजेपी विल कमेंट। यहाँ जो जितने भी दर्शक खड़े हैं इनमें किसी से ही पूछ लीजिए, इनको किसी से ही पूछ लीजिए, चिरंजीवी के अंदर इन्होंने जो बीमारियों के जो नाम है वो यहाँ राजस्थान में होती ही नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे चिरंजीवी कार्ड लेकर के तो कहेंगे, डॉक्टर यही कहेंगे ये बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है। एक भी बीमारी इन्होंने जो बीमारियां शामिल की है चिरंजीवी में, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कोई फायदा? मैं कैंसर का इलाज होता है। खड़े हो भाई, सीकर में ऐसा नहीं होता। हाँ। कैंसर का इलाज होता है, चिरंजीव में हार्ट अटैक का इलाज होता है और उसके अलावा और भी जो है वो काफी इलाज होते हैं। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत की जबरदस्त तारीफ की है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की है वो दी है, उसके अलावा 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है। राम चाचा, कैसे हैं आप? कैसे क्या कहेंगे भाई? एक मिनट आराम से। जी 86 साल का बूढ़ा पड़िया कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ बड़ा ही अच्छी जनता की सेवा कर सके, कोई युवा पीढ़ी कर सका है। जनता ही आपकी उठवा की मुझपड़ी जिका चुनाव लड़ वाले खड़ा का पर बाप और पंच बेटा और भाई पोता। पाजी जहां पे मैं मौजूद हूं वो शेखावटी है। शेखावट का ये इलाका इस बात के लिए भी मशहूर है कि जो भी बोलता है बड़ा खरा बोलता है। बोले 80 साल के 75 साल के लोगों को घर में रहना चाहिए। चचा कह रहे हैं कि वो कैसे सेवा में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल। मैं आऊंगा आराम से। जी बोल रहे थे। जी मैं इनसे नहीं भाई देखिए, नहीं ये तरीका नहीं। बढ़िए बैठिए आराम से मैं ले लूंगा। मैं पूछूंगा बराबर नहीं। जी आराम से। जी मैं ये बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ, मोदी जी जो बोल रहे हैं छू मंतर कर देंगे, अब उनके पास यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, एमपी में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तेलंगाना में मुख्यमंत्री नहीं है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नहीं है, ये क्या छू मंतर? देखो भाई, अगर यही करना है तब तो फिर बहुत अलग बात है। अगर आराम से बैठ के शो करना है, मैं पूछूंगा आराम से पूछूंगा। बैठिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मैं आराम से मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपके पास है नहीं और आप कहते हैं कि कांग्रेस वाले को छू मंतर कर देंगे। इनको पूछो, इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है क्या? इनके पास? किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनसे पूछे ना एक बार। आपके पास, आप पूछते हैं उनसे मुख्यमंत्री का चेहरा। आप ये बताइए भाई, आना बढ़िए, आप ये बताइए कि आपके पास
प्रधानमंत्री का चेहरा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री का चेहरा है। श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल, मैं आऊंगा बाबू, आऊंगा, बैठो बैठो, ऐसे नहीं, अरे बैठो बैठो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होके INDIA वाले पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन पाए, लेकिन इन्होंने कहा, बहुत साफ बोला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा। बाबूजी क्या हुआ? आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ? अरे आपसे क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने तारीफ कर रहे हैं सारे। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध हैं जी। ना, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, नहीं, नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं सबसे बात सुन लूंगा, सारे लोगों से बात सुनूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए भाई साहब, अगर आप सोच रहे हैं आप पहले बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बैठेंगे, लो, आप बैठिए पहले, आराम से बैठिए। और ये कोई बात नहीं, मैं सबसे पूछता हूं ना, मैं सबसे पूछता हूं। मैंने पूछा आपके बगल में, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने सब देख क्या जी। एक कैंची वाला भी बुलाओ अलग से पार्टी। अच्छा, मैं बुला लूंगा कैंची वाले को भी। मैं कैंची, पहले मेरी बात सुनो, मैं कैंची वाले को भी बुला लूंगा। आप कौन है? आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा महिपाल बगड़िया नाम है सर। कैंची वाले? कैंची वाले। बीजेपी वाले ने कहा कि बगल में आके बैठ जाओ। भाई साहब देखिए, आपको भी लड़ना है क्या चुनाव? तो आप क्यों परेशान? आराम से बैठिए। और जनता जो होती है ना, अब आप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। नहीं आप, अरे भाई जो किसके पास कुर्सी है, अजब आदमी है आप। नहीं अभी ऐसे नहीं पूछूंगा, आराम से पूछूंगा। आप अपने लोगों को जरा बैठा सकते हैं? प्लीज। अरे हटो, उधर सामने से हटो। आप अगर बैठा पाए तो मैं शो करूं, वरना मैं बंद कर दूं शो। हाँ जी, इनको बीजेपी वाले नहीं बैठा पाए। बैठो बाबू, बैठो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। होता क्या कि जब आप खड़े रहते तो मैं वहां आ नहीं पाता हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। लो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जी जी, क्या नाम है साहब आपका? आशीष जैन। आशीष जी क्या काम करते हैं आप? LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट हैं, तो आपको तो बड़ी हवा का रुख सब पता चलता है। तो आपको क्या पता चल रहा है? सर अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन राजस्थान में तो कोई उनकी सभा भी नहीं कराना चाहता, क्योंकि जहां उनकी सभा होती है वहां डायरेक्ट बीजेपी जीत जाती है। जहां सभा होती है वहां डायरेक्ट बीजेपी जीत जाती है। जी, क्या खुश कर रहे हैं आप? खड़े होइए। क्या नाम है आपका? संदीप पारिक। संदीप पारिक। संदीप जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप? काहे का व्यापार है आपका? कलर पेंट का काम है। कलर पेंट का काम है। सबसे ज्यादा कलरफुल काम आप ही करते हैं। पूरे शहर को किस तरह से रंगा है आपने मुझे बताना करना है। जी बोलिए। सीकर में राजेंद्र पारिक 40,000 वोटों से जीतेगा। जितना काम राजेंद्र पारिक ने करवाया है, बीजेपी वाले 2 विधायक आए थे, क्या करवाया आप बता दो। जी मैं समझ गया कि बीजेपी वाले क्या करो। बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। जी भाई कैंची वाले जी, कैंची वाले एक चीज बताइए, बैठा पाएंगे आप उनको? बैठो जी, पहले बैठा, प्लीज बैठिए, बैठो प्लीज। पहले अगर आप उनको बैठा पाए तो फिर हम आगे बढ़े। बैठिए भैया, बैठिए प्लीज। क्या नाम है? बैठो जी, बिजानिया जी। बिदानिया जी बैठिए, बैठिए पहले उनका बैठा लिए, पहले बैठिए बिदानिया जी बैठिए। अरे मैं पूछूंगा आपसे, अरे पूछूंगा, मैं पूछूंगा। बड़े विकट आदमी हैं। मुझे बताया गया कि जहां खड़े हो जाते हैं फिर अंगद भी पीछे नहीं हट जाता है। गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत गुस्सा आता है। अच्छा मैं जिस शहर जाता हूँ आराम से, पानी पिला भैया।
पानी पिलाओ बेटा, पानी पिलाओ। जिस जिस शहर जाता हूं वहां वहां के लोगों को छांटता रहता हूं और फिर उनको मैं बुलाता हूं दिल्ली। मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा। गरम खून है, शेखावट के हैं ये, ज्यादा गरम नहीं और चाहता है, आराम से शो है। और इसमें क्या होता है कि जब तक आप सारे लोग एक धीरे धीरे नहीं बोलते हैं तब तक ये शो खुलता नहीं है। मैं पूछूंगा चाहे कैंची हो, मुझे क्या लेना, सबसे पहले अब कैंची वाले के पास ही जाऊंगा मैं। आपसे मैं कह रहा था सिर्फ बैठ जाइए जी। क्या नाराजगी है आपकी? कोई नाराजगी नहीं है। तो बड़ा तीखे तीखे नजर आते हैं हम। क्या बात, बोलिए। फूल और हाथ दोनों को कैंची से काट के इस बार ताराचंद दाहिल यहां से भारी मतों से जीतेगा। और वो 40 साल से यहाँ कोर्ट के सामने एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे खड़े रह के जनता की खूब सेवा करते हैं, लोगों के खूब काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो ताराचंद जी ने टिकट किससे मांगा था, किस पार्टी से मांगा था? उन्होंने स्टार्टिंग में भाजपा से टिकट मांगा। तो फिर बात वहां मतलब वो बात पीछे रह गई। और फिर दोबारा किससे मांगा? अभी किसी से नहीं मांगा, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 100% जीतेंगे। वो तो सही बात है, कैंची वालों ने बता दी अपनी बात। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मालूम तो था। अरे कहां से आना हुआ भैया? यहाँ सीकर शहर से 40 साल खपा दिया हमने। हाय हाय, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 40। आजा अंदर आ जाओ। सीकर में 40 साल खपा दिए। आराम से रस्सी नीचे करो भाई, सारी रस्सी नीचे करो। आ जाओ बाबू। क्या नाम है भाई? गजेंद्र धीमा। गजेंद्र धीमा। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं शो में, बहुत बहुत स्वागत है। दिल से मैं आपका भी करता हूं। और ये असल सीकर है, यहां से दिखता है, यही है सीकर। इसी के लिए मैं आया सिर्फ। यकीन मानिए मुझे मालूम है, आपका इलाका मालूम है, मैं आपके लोगों से परिचित है। मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं परिचय नहीं है, पूरे देश भर में घूमता रहता हूं शो को लेकर। यही है, बोलना है कुछ मन में है। 40 साल घूमते रहे सीकर में। बस इन्हीं गलियों में, तंग गलियों में घूमा हूँ। आए हाय, इन्हीं कंकरीले रोडों में, इन्हीं सकरी तंग गलियों में। इन्हीं में वक्त बिताया। क्या उम्र है आपके लिए सर सीकर विधानसभा है और हमारे लिए साथ में शिक्षा नगरी भी है। हाय हाय। और इसमें भाई पारिक ने तो पानी में डुबो के बच्चे को मार दिया, उसकी मौत को कैसे भुला दूं मैं? एक छात्र को यहाँ शिक्षा नगरी में पानी में डुबो के मार दिया। किसने? भाई यहाँ के विधायक और जीवन का सभापति, उन्हीं का रोल आता है तो वो है। और पिछली बार भाजपा सरकार में एक मजदूर को नाले में डुबो के मार दिया। अब ये डुबो के कैसे मारा ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन आपके पास ज्यादा खबर होगी। जहां क्या नाम है बाबू? नवरंग शेखावत। है नवरंग। सारे रंग एक ही साथ लिए बटोरे हैं, सारे रंग है नवरंग। युवा आदमी है। पहले आऊंगा बाद में, पहले कैंची वाले के पास जाएंगे। कैंची वाले बहुत नाराज थे मुझसे, पानी वानी पी लिया है, चाय वाय हमको ये पिलाएंगे। खड़े हो भाई। कितना वजन? वजन 90। क्या नाम है आपका? श्रीराम बिजारणिया। श्रीराम बिजाणिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है सीकर में इस मेरे शो में। क्या कहना चाहते हैं? सर आप कई देर से कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। आप सीकर में आए, स्थानीय मुद्दों पे बात कीजिए। यहाँ कोई कह रहा है कांग्रेस 40 से जीतेगी, कोई बीजेपी को जिता रहा है। दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चलने के लिए आगे पीछे 3-3 लोगों को सहारा लेना पड़ता है। कहाँ चढ़ेंगे? मंदिर गांव में दौरे करें तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए पीछे से जेसीबी से चढ़ाना पड़ रहा है। ये हालत है उनकी, कहाँ जीतेंगी? यहाँ मेरे जैसा 6.25 फीट का नौजवान खड़ा, निर्दलीय ताराचंद दाहिल, वो चुनाव जीतेगा। दोनों राजनीतिक पार्टियों का कैंची से कान कतरने का। कुछ गड़बड़ हो गई क्या बीजेपी वाले? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आने वाले 25 नवंबर को ये सीकर विधानसभा की जनता तय करेगी कि कौन किसको चढ़ाता है और कौन किसको काटता है। जी जी, फिर इसके बाद। हाँ जी, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और स्थानीय विधायक भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी और विधायक भारी मतों से जीतेंगे। एक तेजा सेना से। जी देखो सर, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।
सुबह पार्टी ज्वाइन करते हैं, शाम को उसको ज्वाइन करवा के टिकट दे देती है। ये एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है। दोनों पार्टियां हैं इसके लिए। एक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, यही सबकी मांग है, जिससे हर आदमी का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों चोर हैं। गजब है चचा। चचा ने कहा कि 80 साल के आदमी, 70 साल के आदमी, 75 साल के आदमी से कैसे काम होगा। पार्टी ने कुछ और सोचा, पार्टी ने कुछ और टिकट दिए, लेकिन मुझे मालूम है कि तमाम सीकर के लोग अब जुड़े हैं। मैं सीकर में अभी और आधा घंटा और हूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होऊंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का। अरे जिसकी बैटिंग देख के धक धक होली है, धक धक होली है। अरे कवर ड्राइव बंदूक से निकली गोली है, और निकली गोली है। अपना कोहली है, कोहली है, अपना कोहली है, अपना कोहली है, कोहली है, अपना कोहली है। किसकी जीत चाहेंगे? मोस्ट डिजर्विंग टीम कौन सी है? तो ऑब्वियसली फिर आपको इंडिया को जीतना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये विजय रथ 40 साल के बाद, 2011 के बाद 2023 में वर्ल्ड कप जीत के लाए। त्रेता युग से बंद थी वो आंखें। मेरे ऋषियों ने, मेरे गुरुओं ने और शास्त्रों ने ये बताया कि शनि के नेत्र खुलते कैम तो प्रलय आ जाएगी। शनि कभी भी अपने नेत्र नहीं खोलते हैं। फिर कलयुग में क्यों हुआ ये चमत्कार? देश में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं तो शायद ही यहाँ कुछ बचेगा। देखिए शनि का उल्का अवतार, आधी हकीकत आधा फसाना। महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट से निशाना बना रहा है। और वीडियो में जिन घातक राइफलों का इस्तेमाल होता दिखाई दिया, वो इजराइल की सेना के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। वीडियो में हमले का तरीका ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल की सेना को बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग लड़नी है, वो भी उस समय जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा में घुसकर हमले किए, जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट दागे। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा वीडियो भी जारी किए, जिसमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किया। इन धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती हुई नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों के लॉन्च सेंटर को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की है। जिसके बाद हिजबुल्लाह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरीके से भड़क गए हैं कि उन्होंने इजराइल का नामो निशान मिटाने की ठान ली और धमकी दी कि इजराइल को हिजबुल्लाह से कोई नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद इजराइल की सेना और उसके ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गए। क्योंकि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे इजराइल को उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह से भी चुनौतियां मिल रही हैं। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसका खुलकर समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ उत्तरी सीमा पर मोर्चा खोल दिया और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी और रॉकेटों से हमले का दौर जारी है। इसी से भड़के इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को साफ शब्दों में हमले की कीमत चुकाने की धमकी भी दी।
इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि वे बेरूत को गाजा में तब्दील कर देंगे। और इस धमकी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया और उसने इजराइल की सेना और उसके ठिकानों को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया और चेतावनी दी कि ये हमले इजराइल के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में ऐलान किया कि लेबनान में हुए हमलों का बदला वो जरूर लेगा। साथ ही ये चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमले लेबनान में किए गए हमलों से ज्यादा घातक होंगे। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है और हमास की स्टाइल में इजराइल की सेना पर सामने से निशाना लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उसने इजराइल के खिलाफ भीषण हमलों की बरसात शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू की नींद हराम हो जाए। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर एक के बाद एक बड़े हमले का मन बना चुका है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने पहले ही दावा किया था कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होगा। हिजबुल्लाह के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। वहीं इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास के कई गढ़ों पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के चीफ सिनवार को उसके बंकर में घेरने का दावा भी किया, जिसके मुताबिक सिनवार बंकरों में फंस चुका है क्योंकि वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा का आधे से ज्यादा इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास के समर्थकों के बीच खून खराबा जारी है और इस बीच हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमास के समर्थन में डटा हुआ है। गाजा और इजराइल के अलावा एक और वॉर फ्रंट है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों से इजराइल की जंग जारी है और इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। वहां से भीषण युद्ध की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम ने इजराइल और हिजबुल्लाह की एक दूसरे पर बमबारी और उसकी वजह से वहां उठे धुएं के गुबार को अपने कैमरे में कैद किया है। आप भी देखिए। इजराइल लेबनान बॉर्डर आज भी जंग का मैदान बना हुआ है। करीब 40 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकाने पर अटैक किया था और अब इजराइल की बारी है। और देखिए जो धुआं आप देख रहे हैं, अभी अभी 6 से 7 धमाकों की आवाज़ आई है। और ये जो अभी आप धुआं देख रहे हैं, ये बिल्कुल लेबनान का क्षेत्र है, काफर केला से आगे की साइड है। और साथ में आपको दीवार भी वो दिखेगी सरहद की, जो लेबनान और इजराइल को अलग करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल सटे हुए ये इलाके हैं लेबनान और इजराइल बॉर्डर के, जहां अभी आप धुआं देख सकते हैं। एक के बाद एक 7 धमाकों की आवाज़ हमने सुनी है। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। ये तस्वीर देख लीजिए, मरजयून इलाके से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी आज कई बार हमलों का दावा किया गया और ये दावा किया गया कि बड़ा नुकसान इजराइल की सेना को किया है। और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं धुएं का गुब्बार किस तरीके से। और मौसम को अगर आप देखेंगे तो स्मॉग भी आपको नजर आएगा, लेकिन स्मॉग के बीच, भारी स्मॉग के बीच आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको धुएं का गुब्बार कितना ज्यादा है। तो गाजा में लगातार इजराइल की तरफ से उन गुनहगारों की तलाश करके उन्हें मौत की नींद सुलाने में जुटी है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने की गुस्ताखी की थी और जिन्होंने उस हमले की साजिश रची थी। लेकिन अगर इजराइल के साथ पश्चिमी देश और यूरोप खड़े हैं तो हमास के समर्थन करने वाले कई देश हैं जो इजराइल पर हमले को भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो हमास का साथ देने के लिए इजराइल को निशाना बना रहे हैं वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
इजराइल और हमास का युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास का नहीं, बल्कि ये युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है और तमाम ऐसे मुल्क हैं जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और इजराइल पर हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल ने हमास का साथ देने वाले देशों को खुलेआम धमकी दे डाली है और बोल दिया है कि जरूरत पड़ी तो पश्चिम एशिया में कहीं भी बम गिर सकता है। इजराइल ने चेतावनी देते हुए यमन का नाम तक ले डाला। ये चेतावनी इजराइल की वायुसेना चीफ ने दी, जिससे पश्चिमी एशिया का माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठन इजराइल और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सीरिया और इराक में तो अमेरिका के सैनिकों पर कई बड़े हमले भी हुए हैं, लेकिन इजराइल की धमकी का मतलब साफ है कि वो केवल गाजा पट्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी सेना पूरे पश्चिमी एशिया में ईरान और उसके सहयोगी चरमपंथी संगठनों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है। इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि इजराइल ना तो जंग के बीच में किसी भी सीज फायर के लिए रुकेगा और ना ही इस जंग के बाद थमने वाला है। पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब तो बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। इजराइल महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पीएम मोदी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार, कहा खड़गे जी ने मेरे पिताजी को दी गाली, कितनी भी गालियां पड़े मैं भ्रष्टाचार से लड़ता रहूंगा। राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर हमला, अशोक गहलोत को बताया जादूगर, कहा कांग्रेस में दिल्ली दरबार तक है लाल डायरी का खौफ। वर्ल्ड कप फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री मैच देखने अहमदाबाद जाएंगे। मैच से पहले एयरफोर्स की सूर्य किरण की टीम करेगी एयर शो। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हॉस्पिटल में कि वो हमास के अंत से पहले जंग नहीं रोकेगा और इसलिए गाजा में सीज फायर के मुद्दे पर पेच फंस गया है। इस मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका तक में अनबन हो चुकी है, लेकिन इजराइल टस से मस नहीं हुआ। अब तो उसने हमास का साथ देने वालों पर भी बम गिराने की तैयारी कर ली है। ये बयान खुद इजराइल की वायुसेना चीफ ने दिया। उन्होंने पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दे डाली। इजराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि जरूरत पड़ी तो पश्चिमी एशिया में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। यमन का तो उन्होंने नाम लेकर धमकी दे डाली कि जरूरत पड़ने पर पूरे पश्चिमी एशिया में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। साफ है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है और इसके लिए वो पूरे पश्चिम एशिया से भी भिड़ सकता है। इजराइल के रुख से लगता है कि वो बड़े युद्ध की तैयारी में भी है। दरअसल इजराइल का मकसद है कि हमास को खत्म करे और हमास को खत्म करने के लिए वो लगातार चेतावनी भी दे रहा है कि अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो परिणाम बड़े हो सकते हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को भी ऐसी धमकी दी गई थी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अगर नसरल्लाह ने गुस्ताखी की तो इजराइल बैरूत का हाल भी गाजा जैसा कर देगा। और ऐसी ही चेतावनी इस बार भी दी गई है, क्योंकि इजराइल वहां भी वैसी ही बमबारी कर सकता है जैसी उसने गाजा पट्टी में की। या यूं कहें कि इजराइल ने जता दिया कि हमास के अंत के लिए वो पश्चिमी एशिया को भी जंग में झोंक सकता है और केवल गाजा में ही नहीं बल्कि लेबनान से यमन तक भयंकर जंग छेड़ सकता है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से पश्चिमी एशिया में इजराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बना कि लगने लगा कि ये लड़ाई यहूदी बनाम मुस्लिम हो गई है, क्योंकि इजराइल पर लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों से भी हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान ने खुलकर धमकी भी दी थी कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल पर चौतरफा हमले होंगे और जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। लेकिन इजराइल ईरान की धमकी से डरा नहीं, बल्कि उल्टा गाजा पे हमले तेज कर दिए। न अस्पतालों को छोड़ा, न शरणार्थी कैंपों को, स्कूलों और मस्जिदों पर भी बम गिराए और अब तो उत्तरी गाजा के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। और अब पश्चिमी एशिया में हमास का साथ देने वालों को चेतावनी दे डाली और लगने लगा कि इजराइल पश्चिमी एशिया को जंग की आग में झोंकने की तैयारी में है, क्योंकि वो भड़का हुआ है और डंके की चोट पर ऐलान कर चुका है कि हमास के अंत के पहले वो किसी की नहीं सुनेगा और हर उस देश या संगठन से भिड़ जाएगा जो हमास का साथ दे रहे हैं। क्योंकि इजराइल की वायुसेना के चीफ ने बयान दिया कि वो यमन पर भी हमला कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसने दक्षिणी इजराइल के एलट शहर में लड़ाकू ड्रोन भेजने का भी दावा किया था,
जिसमें एक ड्रोन तो एलर्ट शहर की एक इमारत से टकरा भी गया था। जिसके बाद इजराइल ने लाल सागर में अपना जंगी जहाज भेज दिया था। उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल लाल सागर की ओर से आने वाले खतरों के लिए सावधान हो गया और अब तो वो यमन पर पलटवार के संकेत दे रहा है, या यूं कहे कि वो हूथी लड़ाकों से लड़ने के लिए तैयारी में है, क्योंकि यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों ने ही इजराइल पर मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी ली थी। इन हमलों के बाद इजराइल ने भी उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया, क्योंकि हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं। उन्होंने इजराइल को गाजा में हमले न रोकने पर मिसाइल अटैक तेज करने की धमकी भी दी थी और इसलिए इजराइल ने खुलकर चेतावनी दी कि यमन पर बमबारी कर सकता है। इजराइल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजराइल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, जिसके लिए वो दक्षिणी इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना तक मिसाइलें भी दाग सकता है और उसके लड़ाकू विमान लाल सागर पार करके यमन की राजधानी सना पर बम भी गिरा सकते हैं। भले ही यमन और इजराइल बॉर्डर शेयर ना करते हो, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजराइल पर हमले कर रहा है। यहीं पर इजराइल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजराइल का एलर्ट शहर बसा है, जिस पर हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज ने पस्त कर दिया, जिससे इजराइल भड़क गया और उसने यमन का नाम लेकर हूथी विद्रोहियों को चेतावनी दी, या फिर यूं कहे कि इजराइल ने ईरान को बता दिया कि वो ट्रिपल एच से दो हाथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ट्रिपल एच के पहले एच हमास से वो जंग लड़ रहा है, दूसरे एच हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग का मोर्चा खुलता दिखा और अब इजराइल ने यमन के हूथी विद्रोहियों से भिड़ने की भी तैयारी कर ली है। यानी ट्रिपल एच का तीसरा एच कहे जाने वाले हूथी लड़ाकों से भी जंग का माहौल बनने लगा है। यानी ईरान ने जिन 3 कट्टरपंथी संगठनों की चुनौती इजराइल के सामने खड़ी की थी, इजराइल ने उन चुनौतियों को स्वीकार कर लिया है। और जंग के बीच लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच संघर्ष और तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ दी है, जिसके बाद उसने एक वीडियो भी जारी करके इजराइल पर हमले का दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके ताबड़तोड़ हमलों में इजराइल के टैंक और आधुनिक हथियार सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के खिलाफ वो नए और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही उसने गुरिल्ला वॉर का रास्ता भी अपना लिया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उस पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी, ग्रेनेड, रॉकेट से इजराइल की सेना पर बेहद करीब से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के टैंकों को महज 100 से 150 मीटर की दूरी से एंटी टैंक मिसाइल से और वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शिवलाम सच चावला मातरम, वंदे मातरम। सब लोग साथ में गाएंगे। हाँ, वंदे
बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बना देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में गाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, जवाब सबसे पूछा करो। भैया जी के हाथ दो ही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 72 हाथ पैदा करें। और ये 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कोशिश करेंगे कि 72 मिनट होने लगे। आज ये मैं यही सीखा हूं पहली बार राजस्थान में। संभव नहीं है सबके पास पहुंच पाना, लेकिन ये होता है, कोशिश मेरी ये रहती है कि जनता में सब लोग बराबर बराबर बोल लें और सारे लोग। महिपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मैंने पैनल में इंक्लूड किया था। और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार के प्रवक्ता के तौर पे महिपाल जी यहाँ पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं, जनता के पास आते हैं, हाथ उठाइएगा और मैं आपके पास पहुंचूंगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल छोटा सा ये कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में लाल डायरी का बड़ा खौफ है, तो ये लाल डायरी का जो है बड़ा खौफ है कांग्रेस, बीजेपी, बाकी लोग। कोई खौफ नहीं है, आप देख रहे हो कि सिर्फ एक हवा बनाने का काम किया जा रहा है और उसमें लाल डायरी में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हो सकता है दूध का हिसाब हो। लाल डायरी में दूध का हिसाब हो, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी की विरोधता का चांस। जी जी जी, मैं आ रहा हूं आराम से। जी, ये कह रहे हैं दूध का हिसाब है, तो इनके खुद के आरपीसी के मेंबर बाबूलाल कटारा वो जेल में क्यों है? खुद इनकी सरकारी एजेंसी ने यह साबित किया है कि हमने पेपर घोटाला किया है। 29,000 करोड़ को उन्होंने खुद स्वीकार किया है। क्या बात, किस मुंह से बात करते हैं? पेपर लीक घोटाला, पेपर लीक बड़ा जबरदस्त राजस्थान में हर जगह। भरतपुर से मैं आ रहा हूं। जी हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं 17 पेपर लीक का मसला राजस्थान में जहां जहां मैं भरतपुर से आ रहा हूं, बार बार ये मसला उठा, 17 बार। जी, मैं आ रहा हूं, आपको बोलना है। जी बताइए, अब इधर से हो गया एक। सर, जब भी बच्चा है एग्जाम देने राजस्थान में जाता है, जब भी बच्चा, राजस्थान का बच्चा जब कंपटीशन का एग्जाम देके निकलता है परीक्षा हॉल से बाहर, तो वो जब मोबाइल ऑन करता है तो पता चलता है जो मैं पेपर देके आया तो वो तो आउट हो गया। फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। और ये जो बात करते हैं सरकार रिपीट की, यहाँ दलित विरोधी सरकार, रोजगार विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, कहां से इतनी विरोधी सरकार है। जी, आपको कोई बात कहनी थी, पूरी नहीं हो पाई थी, आप बैठे रहिए, बैठे बैठे अपनी बात कह दीजिए। जी, जो आज पार्टी विधायक साहब खड़े हैं ना, वो कल नहीं होंगे। ये सुसरा किराएदार है, मकान मालिक थोड़ी है। मुझे जी बस ठीक है, ठीक है, आराम से आराम से बैठिए 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 आराम से। मुझे पता चला कि शेखावट के जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, इससे थोड़ा सा आगे तक जाएंगे, यहां पे ज्यादातर बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, फौज में जाते हैं और फौज में भर्ती होते हैं। सबसे ज्यादा देश में इस इलाके से लोग निकलते हैं। जी, हेलो 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 हेलो, ऐसे ऐसे तो पता नहीं आपके यहाँ किसको बुलाते, पर मैं ऐसे तो नहीं आता। बुलाने के लिए थोड़ा सा कशिश डालिए इसमें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? विकास। कहाँ, क्या काम करते हैं? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है? जी बाबू, आ रहा हूं। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं मैं सवाल। जी पूछिए। कि आपके पास राजस्थान में क्या विजन है? आप क्या विजन लेके राजस्थान चुनाव में उतर रहे हैं? वाह, आपके पास क्या विजन है, क्या संकल्पना है, क्या कल्पना है जो आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर हम सोचें कि आपको वोट देना है तो क्यों दे वोट, ये सवाल आपसे।
भाई देखो ऐसे ना करो, ना ना ना। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद युवाओं को 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, उस कानून व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। महिला और दलित अत्याचार में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम युवाओं के बल पर, हम बेरोजगारों के बल पर रिपीट हो रहे हैं 150 से पार हम भारतीय जनता पार्टी, हम रिपीट हो रहे हैं ना ना भैया, अगले 5 साल बाद आएंगे तुम्हारे पास कि हम रिपीट हो रहे हैं, 150 पार हो रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है जी। कांग्रेस जी, ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता भी। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, उनके घर पे अभी ईडी आई थी कुछ दिन पहले, और ईडी को भी वहां कुछ नहीं मिला। तो पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं, राजस्थान में अकेले में नहीं हो रहे हैं। और राजस्थान की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर कोई पेपर लीक जैसी घटना होगी तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। जी जयपाल जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से आपने कहा कि आप बीकानेर जाएंगे, मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो ऐसे ट्रैफिक से आपका सामना होगा, ऐसे धुएं से सामना होगा, ऐसे गुबार से सामना होगा, ऐसे टूटी हुई सड़कों से सामना होगा कि आप कहेंगे कि इन दोनों पार्टियों को आत्मा से कहेंगे कि हराना चाहिए और यहाँ से कैंची के निशान पे ताराचंद दाहिल को जिताना चाहिए। सर ये दोनों बात कर रहे हैं रोजगार की, एक बार आप बीजेपी वालों को यह भी पूछिए कि भारतीय सेना की इन्होंने क्या हालत की। अग्निवीर क्या है सर? अग्निवीर एक बार बताओ, अग्निवीर क्या है? 4 साल में कोई शहीद होने के लिए जाएगा बॉर्डर पे और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा उसको, उसके बारे में पूछो इनको कुछ। मैंने कहा कि शेखावत का वो ये इलाका है जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, सीकर में, और इससे आसपास के इलाके से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं और शरीक होते हैं। जी क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आशीष। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ फेलोशिप कर रहा हूँ। फेलोशिप कर रहे हैं भाई, देखो फेलोशिप कर रहे हैं जी। कोई सवाल, कोई बात जो कहना चाहते हैं शो में? जहाँ तक मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा राजस्थान को लेके, मैं 3 साल कोटा में भी रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक बहुत। 3 साल आप कोटा में भी रहे, तो आपसे मैं तो कोटा तक जाऊंगा, कोटा पहुंचना चाहता हूं और इस बार कोटा में आखिरी शो मैं करूंगा। और कोटा में बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पूछने भी हैं, बात भी करनी है, और देश के तमाम सारे लोग कोटा के बारे में भी जानना चाहते हैं और कोटा के बारे में जो जानते हैं वो बोलना भी चाहते हैं जी। मुझे ये लगता है ना कि भाई देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए मुझे, तो मैं बंद कर देता हूं। बिल्कुल 2 मिनट लगेगा आज, अभी बस सिर्फ इतना कहना है मुझे, खट से बंद जी। बोलो बेटा। थैंक यू। यहाँ की जो वोटर्स हैं बहुत मैच्योर हैं। राजनीति में सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि पार्टी बदलनी चाहिए। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, फिर कांग्रेस आई, तो मुझे लगता है कि सरकार तो चेंज होनी ही चाहिए। ये यूपी बिहार में नहीं है, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसका एक असर भुगतना पड़ता है स्टेट को। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की बेस्ट चीज़ ये है ना कि सरकार बदलनी चाहिए, और ये राजस्थान की पब्लिक करती आई है। ये राजस्थान की पब्लिक करती आई है कि मैं आ रहा बेटा, आ रहा हूं। एक मिनट ऐसे कर रहे हो। राजस्थान की सरकार, ये यहां की पॉलिटिक्स में जो हरियाणा की कहावत है वो यहां भी लगती है कि पलटनी चाहिए, बदलनी चाहिए, और ये यूपी और बिहार नहीं है। ये बात कही। क्या नाम है आपका? आशीष कर्ण। आशीष जी ने। हाँ अब बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट, पहले युवराज खड़े होना सीखो, फिर सवाल बाद में आएगा। पहले खड़ा होना सीखो। क्या नाम है? युवराज नाम है। युवराज हैं आप? नहीं, इनके पिताजी? नहीं, अच्छा जी, हम कहीं शायद पिताजी हैं जी। युवराज जी। सर उन्होंने कहा सरकार बदलनी चाहिए। देश में नोटबंदी हुई, नोट बदले गए, देश में कितना काला धन आया वो पता है इनको? पता है? नोट बदलने से कोई काला धन नहीं आया। 2000 रुपए बंद किए, 2000 का नोट बंद किया, क्या उससे है ना वो जो पैसा लगा 2000 के नोट चालू करने में, बंद करने में, उसको जमा करने में, मतलब कितना पैसे लगे, कितने लोगों की मेहनत लगी है और कितने आदमी लगे, उसका कुछ पता है? टाइम वेस्टिंग हुआ। और दूसरी बात रही फौज की बात, आप मेरे को ये बताइए भाई, एक मिनट, फौज की बात, मैंने खुद ने आर्मी की तैयारी करी है, एयरफोर्स की एग्जाम दी है, एयरफोर्स की मैंने 6 महीने 7 महीने इतनी भयंकर तैयारी की है। भाई बैठ जाओ,
तुम्हें टिकट नहीं मिल पाएगा अभी। नहीं, ले लो टिकट, ले लो। हाँ, शायद मेरे जीवन में मैंने इतनी तैयारी कभी नहीं की। 5-6 घंटे दिन में पढ़ता था। नोएडा मेरा एग्जाम का सेंटर आया, वो पूरी भर्ती उड़ा दी गई। आर्मी के यहाँ पे कम से कम जो पास हुए थे दौड़ के अंदर, यहाँ पे लगभग कम से कम भी 80% बंदे हैं। उनमें से पूछ लो, दौड़ पास की उन्होंने, पर एक भी बंदे का ना सपना टूट गया, उनकी भर्ती उड़ा दी। क्या निकला इनका? आया सवाल, आएगा, आना चाहिए सवाल, बिल्कुल। और अगर युवा सवाल भी ना पूछे, सवाल रखे भी ना, तो आखिर जाए कहां? वो गुस्सा है अगर उसका, तो गुस्सा एड्रेस होना, सामने से गुस्सा एड्रेस होना चाहिए। युवराज एक बार फिर उस भर्ती को, अब ये तो होना चाहिए ना कि उस भर्ती को तो कराए। हमारी मेहनत तो मतलब कुछ नहीं, ये ना चुनावों में इतना पैसा बहाते, इतना ये लगाते, पर इनका वो ये कह रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? इतना पैसा चुनाव में लगता है, एक बार में ही चुनाव हो जाने चाहिए लगता है। वो भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। जी बाबूजी नमस्ते, क्या नाम है साहब? प्रमोद अग्रवाल जी, यहीं के रहने वाले हैं, सीकर के। क्या काम करते हैं साहब? पोस्ट ऑफिस एजेंट है। पोस्ट ऑफिस के एजेंट है, डाकर एजेंट। पोस्ट ऑफिस एजेंट हैं। पहले तो मैं नमस्ते करता हूं आपको। मुझे कल कोई बता रहा था कि बहुत सारी चीजें लुप्त होती जा रही हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें गिनाई। और एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, चिट्ठी होती थी, पोस्ट कार्ड होते थे, वो सब चीजें। जी एक लाल डब्बा भी होता है। क्या उम्र है आपकी? 55 साल। हाँ मैं समझ गया, आपके पास लाल डिब्बा भी था। जी जी। क्या ये ना सोसाइटी होती है जितनी भी है, सारा इंडिया है, आदर्श सोसाइटी है, उनका पैसा लोगों को अटका पड़ा है। राजस्व आदर्श सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी, हाँ जी, उनका सारा इंडिया है, इनका पैसा अटका पड़ा है। न तो राजस्थान सरकार ध्यान दे रही है, न केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। ये मुद्दा लोकसभा में उठ गया और राजस्थान में उठ गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सोसाइटीज का जो, जिसमें पैसा, जो लोगों ने छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट किया था, वो जी आम, मैं बिल्कुल, मैं कैनॉट प्लेस में भी सवाल कई बार आता है कि छोटी छोटी जो पैसा लोगों ने जमा किया योजनाओं में, वो पैसा उसका क्या हो, उसका सोल्यूशन क्या हो। एक बार सरकार ने बोला, उसके बाद तमाम सारे फॉलोअप्स की जरूरत है। जी कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रपाल। चंद्रपाल। चंद्रपाल, क्या काम करते हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग। कह रहे कि मैं आया, बोले कांग्रेस भी लुप्त हो रही है। जी खड़े होइए। क्या नाम साहब आपका? विकास पारिक। विकास पारिक जी साहब, पूछिए सवाल। सर बीजेपी इनसे सवाल है अभी। किससे? बीजेपी के प्रवक्ता से। बहुत नाराज लग रहे हो बीजेपी से। सर नाराज तो हम तो हैं ही हैं, और सामने दिख रहे कैंची वाले, वो इनसे ज्यादा नाराज हैं। अच्छा, क्योंकि वो इन्हीं के लोग हैं। अच्छा, उन्हीं के लोग हैं। तो अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये कैंची वालों से फायदा आप लोगों को हो जाएगा। देखिए फायदा तो होना ही है, क्योंकि दिख रहा है कि बीजेपी के जो लोग थे, ये दूसरा इनका 2 फाड़ हुए हैं, तो फायदा कांग्रेस को होना ही होना है। अच्छा, जी, कांग्रेस को फायदा होना है। जी, ये कहते हैं कि कांग्रेस को फायदा होना है क्योंकि ये कैंची वाले हैं यहाँ पे सीकर में। देखिए मैंने बताया ना किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये आने वाली 25 तारीख को सीकर विधानसभा के मतदाता तय करेंगे। अभी व्यक्तिगत जो कमेंट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से सभ्य मतदाताओं को और सभ्य कार्यकर्ताओं के ऐसे कमेंट नहीं होने चाहिए। क्या नाम है साहब आपका? नाम नरेंद्र दाहिला है मेरा। जी नरेंद्र जी, क्या काम करते हैं आप? मैं किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ से। जी बोलिए। कल मेरी मुलाकात बीकानेर में होनी है, कल मैं बीकानेर में मौजूद रहूंगा और बीकानेर में प्रोग्राम करूंगा, और उसके बाद मैं जोधपुर पहुंचूंगा। जी बोलिए। यहाँ का वर्तमान विधायक है ना, राजस्थान में सबसे बड़ा चोर है। गजब है भाई। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? और इससे पूर्व का विधायक है ना, वो तो है, वो सोने वाला होता है ना, कुंभकर्ण, और ये है मगरमच्छ। ये खाता है लोगों को, चश्मा नीचा करके देखता है, गद्दारी करता है, सीकर जिले को बर्बाद कर दिया। सीकर जिला परिवर्तन चाहता है और सीकर जिला परिवर्तन